हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे और अपने सभी कार्य को खुश होकर कर रहे होंगे, अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये जो कथन है स्वामी विवेकानंद जी का, इसको बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क में बसा कर रखिए, क्योंकि जब हम रहेंगे फिट तभी होंगे हिट। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं आपके फेवरेट चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्राप्त होंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर, वो भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहना बस मैग्नेट ब्रेन्स पर और सभी विषय के वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने, हम किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं करते हैं। फ्री है तो फ्री है, आज भी है, कल भी रहेगा, और जो हम कहते हैं वही करते हैं, क्योंकि जो हम करते हैं वही हम कहते हैं। कथनी और करनी एक ही है। सो बस विश्वास के साथ बने रहिए हमारे साथ और अधिक से अधिक लिंक शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी पहचान वाले हैं, आपके मित्रगण हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वे भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। सो हम अपनी पाठ्यपुस्तक गोधुली भाग 1 का पाठ 4 शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, नाम है लाल पान की बेगम। शुरू कर दिया है इस पाठ को, और इसमें फणीश्वर नाथ रेणु की ये रचना है। यूं कहें कि ये विश्व प्रसिद्ध रचना है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अतिशयोक्ति है, क्योंकि उन्होंने इस पाठ में महिला सशक्तिकरण की भूमिका को उजागर किया है, नारी के सम्मान, सौंदर्य और उसके अपने अस्तित्व की चर्चा की है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि किस तरह से जब महिला, जो कि एक परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करती है, वो अपने आप को कितने अच्छे से संभाल कर रखती है। सहनशीलता की देवी है, माता है, ममता की मूरत है। बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं उन्होंने। तो इस पाठ में आपने देखा ही है कि बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहते हैं उनके बाबा। एक बार वो गांव में जाने वाले होते हैं, ये पता है ना आपको, नाच गाने देखने के लिए, क्योंकि तब ना तो मोबाइल्स हुआ करते थे, ना कोई टेलीविजन, ना कोई सिनेमा हुआ करते थे। तब गांव-गांव में कहीं कहीं कुछ सर्कस दिखाने वाले आते थे, नौटंकी दिखाने वाले आते थे, तो वही हुआ था उनके गांव में भी। तो बिरजू के बाबा ने कह दिया था कि हाँ हम चलेंगे, बहुत दिन पहले ही कह दिया था कि हम उस दिन नाच गाना देखने चलेंगे। बच्चे खुश, बीबी खुश, बिरजू की माँ खुश, बड़े बहुत ही बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, और आखिर वो दिन आ ही गया। अब बिरजू के बाबा गए थे दूसरे गांव, क्योंकि उनके पास बैल तो थे लेकिन गाड़ी नहीं थी। गाड़ी के इंतजाम में वो बहुत विलंब हो गया उनको। यहाँ बिरजू की माँ तमक एकदम गुस्से से लाल हुए जा रही थी, और उनका जो धैर्य था, जो पेशेंस था, वो गुस्से में परिवर्तित हो गया। बच्चों को भी डांट डपट कर सुलाने को कह दिया। लेकिन बिरजू के बाबा आते हैं और सब एट लास्ट जाते हैं फिर नाच गाने देखने। तो इसी पाठ के हम करेंगे बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, जिसमें हम जानेंगे और भी बहुत सारी बातें कि प्रश्न किस तरह के हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में और उनके उत्तर किस तरह से दिए जा सकते हैं। आइए, पहला प्रश्न है, बिरजू की मां को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है? हाँ, लाल पान की बेगम, जब भी आप कहीं भी सर्च करो या खोज करोगे तो लाल पान की बेगम टाइप करते ही या बोलते ही आपके समक्ष फणीश्वर नाथ रेणु जी की यही रचना आ जाएगी कि इस रचना में उन्होंने नारी की प्रधानता को उजागर किया है। बिरजू की मां को लाल पान की बेगम इसलिए कहा गया है क्योंकि वह खुश मिजाज तथा सौंदर्य प्रिय महिला है। खुश मिजाज भी है और सौंदर्य प्रिय भी है। जब गाड़ी बलरामपुर की ओर चलती है, वह साथ बैठी महिलाओं को गीत गाने के लिए प्रेरित करती है। अब देखिए कितनी मशक्कत, मतलब कितना इंतजार किया था, गुस्सा आया था, तब जाकर कहीं बिरजू के बाबा आए थे गाड़ी लेकर। हाँ, मजे आ गए थे सबको, बच्चे बच्चे खुश होकर बैठ गए और बिरजू की माँ भी बैठ गई। साथ ही साथ उन्होंने पड़ोस की कुछ बहू थी उनको भी बुला लिया। और अब क्या करते हैं कि जब गाड़ी बलरामपुर में नाचने गाने की टीम आई थी, तो वहां की ओर चलती है, तब साथ बैठी महिलाओं को गीत गाने के लिए प्रेरित करती हैं कि चलो गाओ ना, अपन लोग गाते हैं, जैसे ग्राम गीत पढ़ा ना हमने, इसी तरह से। तो एवं स्वयं भी गीत गाने के लिए उत्सुक हो जाती है।
वह जंगी की पतोहू की प्रशंसा करते हुए कहती है, पतोहू मीन्स पुत्र वधू, बहू, ठीक है, कितनी प्यारी पतोहू है, गोने की साड़ी से खास किस्म की गंध निकलती है। गोना समझते हो? पहले विवाह जो है बहुत कम उम्र में हो जाया करते थे, हाँ, बाल विवाह, उसके कुछ वर्षों बाद फिर गोना हुआ करता था। गोने के बाद ही बेटी ससुराल जाती थी, विवाह के बाद नहीं जाती थी। कुछ वर्षों बाद जब गोना होता था तब वह अपने पति के घर जाती थी। तो जो बैठी हुई थी, कौन बैठी हुई थी? जंगी की पतोहू। तो वो कहती हैं कि गोने की साड़ी से खास किस्म की गंध निकलती है। अब उस बहू ने गोने की साड़ी पहनी होगी, विवाह की साड़ी पहनी होगी। उसकी ऐसी मनोदशा देखकर जंगू की पतोहू ने कहा था कि चल दीदिया, यहाँ लाल पान की बेगम बसती है। मतलब जो भी बिरजू की माँ से मिलता था, बिरजू की माँ को देखता था, उनसे जो व्यवहार कुशलता है वो होती थी, आचार विचारों का आदान प्रदान होता था, तो सब उनको बस एक ही कहते थे, भाई लाल पान की बेगम है ये तो, क्योंकि सौंदर्य में नंबर 1, व्यवहार में बहुत ही खुश मिजाज, तो सबका मन मोह लेती थी। उसकी इस युक्ति को गाड़ी पर बैठी सभी औरतें स्वीकारती हैं कि वह सचमुच लाल पान की बेगम ही है, क्योंकि वो सबसे मिलजुल कर रहती हैं, जैसे राजश्री ठाट बाट के साथ। और ऐसा नहीं है कि कहीं भी जा रहे हैं तो चुपचाप से अकेले निकल लिए, सबको लेकर साथ चलती थी। नवान्न के पहले ही नया धान जुटा दिया। इस कथन से बिरजू की मां का कौन सा मनोभाव प्रकट होता है? देखिए, अब कोई भी जैसे भोजन हो, अन्न जब भी किचन में या रसोई घर में कोई भोजन बनाया जाता है तो उसको जूठा नहीं किया जाता है ना, भगवान को अर्पित करना चाहिए, या थोड़ा सा जो भी है ऐसा अन्नपूर्णा का मतलब हम सम्मान करते हैं और उनको नमन करते हैं। तो प्रस्तुत कथन से स्पष्ट होता है कि बिरजू की मां धार्मिक एवं श्रद्धालु स्वभाव की औरत है, धार्मिक भी है और श्रद्धालु भी है। उसे देव पितर पर आस्था है, जो परमात्मा है, परमपिता है, और जो हमारे देव हैं, पितृ हैं, उन पर भी पूरी आस्था है। गांव में ऐसी परंपरा रही है कि नई फसल तैयार होने पर लोग सर्वप्रथम देवताओं को अन्न अर्पित करके ही खाते हैं। बिल्कुल, जब भी नई फसल आती है और उसका कुछ बनाया जाता है तो पहले देवताओं को समर्पित करते हैं, उसके बाद ही खाते हैं, ताकि देव पितर प्रसन्न रहें तथा सुख शांति का आशीर्वाद दें, इसलिए ये कहा है। बिरजू की मां बैठी मन ही मन क्यों कुढ़ रही थी? कुढ़ना समझते हो? मतलब वो क्यों ऐसे चिड़चिड़ी हो रही थी? कि कब हुई थी वो चिड़चिड़ी? पहले तो वो बहुत खुश थी और हमेशा खुशी रहती थी, लेकिन वो एकदम से उसको खींच कब आ रही थी? जब बलरामपुर जाने के लिए नाच गाने की तैयारी हो चुकी थी, बहुत अच्छे से बच्चे भी नए नए कपड़े पहन के तैयार हो गए थे, और बिरजू के बाबा जो दूसरे गांव गाड़ी लेने गए थे उनको काफ़ी विलंब हो गया, इसलिए उसका जो धैर्य था, जो पेशेंस था, वो गुस्से में बदल रहा था। बिरजू की माँ को नाच देखने बलरामपुर जाना है। उसका पति बैलगाड़ी लेकर अभी तक नहीं आया है। उसे भय है कि यदि गाड़ी नहीं आई तो सारी तैयारी निष्फल हो जाएगी, सारा प्लान फेल हो जाएगा। इसलिए वह शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही है। मीठी पूरी रोटी बनानी है, बहुत सारे मतलब मजे आ रहे थे उनको कि आज तो हम नाच गाना देखने जाएंगे। इसलिए जब बैलगाड़ी आने में देरी हुई तो वह कुढ़ने लगी, मतलब चिड़चिड़ी हो गई। लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब ये जो चैप्टर का नाम है, टाइटल, शीर्षक मीन्स टाइटल, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस पाठ का नाम लाल पान की बेगम क्यों रखा? प्रस्तुत कहानी का शीर्षक लाल पान की बेगम सर्वथा उचित है। पूरी कहानी का ताना बाना बिरजू की माँ की मनोदशा के आधार पर बुना जाता है कि बिरजू की माँ क्या सोचती हैं, बिरजू की माँ कैसी थी। संपूर्ण जो कहानी है, क्योंकि प्रमुख जो नायिका हैं, केंद्र बिंदु हैं या मेन कैरेक्टर हैं, वो है बिरजू की माँ, तो सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द है। बिरजू की माँ को नाच देखने की देरी से क्रोध आ रहा है। वह अपना क्रोध अपने बच्चों पर उतारती है, डांट डपट कर सुला देती कि सो जाओ, नहीं बनानी है कुछ, भूखे ही सो जाओ। गांव की औरतें उससे ईर्ष्या भी करती हैं, क्योंकि उसके पति ने सर्वे में कुछ जमीन हासिल कर ली है, उसमें एक जोड़ा बैल भी खरीद लिए हैं। अब देखो, यहां देखिए आप कि ईर्ष्या किस तरह से
मनुष्य मनुष्य से ईर्ष्या कर बैठता है। और कब करता है? जब कोई सामने वाला कुछ उन्नति या प्रगति करता है। मुझे सच में समझ में नहीं आता कि किसी की उन्नति और प्रगति से जलन क्यों। ईर्ष्या का अर्थात होता है जलन की भावना, अंग्रेजी में जेलस कहते हैं ना, वही। क्यों लोग जलते हैं? यही हुआ था कि जब तरक्की, चलो एक कबीरदास जी का मैं दोहा सुनाती हूँ, सुनो ध्यान से। हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज धूलि चाडारी, हंसती चढ़िए ज्ञान को सहज धूलि चाडारी, श्वान रूप संसार है भूखन दे झक मार, कबीरा भूखन दे झक मार। इस दोहे में कबीरदास जी ने बहुत सच्ची बात कही है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज धूलि चढ़ारी। जब हम प्रगति के पथ पर जाते हैं और ऊंचाइयों को छूते हैं तो ये जो समाज है ना, कुत्ते की तरह भौंकता है। कैसे? जैसे कभी गली से जब हाथी गुजर रहा होता है अपनी मद मस्त चाल में, तो वहां के जो कुत्ते रहते हैं उनको डर सताता है कि कहीं ये ना रह जाए, नहीं तो हमारी जो गली का राजपाट है वो ये छीन लेगा, तो उस पर भौंकते हैं। लेकिन क्या कुत्तों के भौंकने से हाथी डर जाता है? नहीं डरता। इसलिए कबीरदास जी ने यही उदाहरण देकर हम सबको समझाने का प्रयास किया है कि जब भी हम उपलब्धि की ओर बढ़ते हैं, सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो जमाना जो है ना, दुनिया लेग पुलिंग भी सुना होगा, टांग खींचने की कोशिश करता है, पीठ पीछे कई तरह की बातें बुनता है। तो जो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, आगे बढ़ते रहना। यही बताया है कि किसी भी तरह से लोग हमारी तरक्की से खुश नहीं होते हैं, उनको जलन होती है। ठीक यही हो रहा था उनके साथ कि गांव की औरतें उससे ईर्ष्या करती थीं क्योंकि उसके पति ने सर्वे में कुछ जमीन हासिल कर ली थी, उसमें एक जोड़ा बैल भी खरीद लिया था। लाल पान जो बिरजू की माँ थी वो सुंदर भी थी, हंसमुख भी थी, और साथ ही साथ उनके पास जमीन का टुकड़ा भी आ गया, बैल भी खरीद लिए। वह बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाएगी, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं आई है। इसी कारण वह उद्विग्न हो रही है। उद्विग्न मीन्स देखो यहाँ पर थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही है, उतावली हो रही है, ठीक है, तथा पड़ोसिन से झगड़ जाती है। कहानी गहरी संवेदना के साथ आगे बढ़ती है। गाड़ी आते ही कहानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाती है। गाड़ी पर चढ़ते ही बिरजू की माँ की जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है और फिर से उसका जैसा स्वभाव था वो अपने असली स्वभाव में आ जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, प्रसन्नचित हो जाती है और बढ़िया एकदम सज धज कर गाड़ी में बैठ जाती है। इसलिए रखा गया है। दूसरे के साथ ईर्ष्या, देखो कौन कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जो व्यक्ति को अंदर ही अंदर जलाकर राख खाक कर देती हैं और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। देखो कौन कौन सी? ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, बहुत सारी भावनाएं, लेकिन जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं और वो अंदर ही जलकर खाक हो जाता है, सबसे बड़ी बात ईर्ष्या, किसी के प्रति जलन की भावना। कहते हैं ना कि यदि अपने दुश्मन को पराजित करना है तो कोई तीर तलवार की आवश्यकता नहीं है, बस उसके सामने खुश रहो, वो आपको खुश देखकर जल 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 भुन भुन कर पूरा राख का ढेर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात यह है कि हमें कभी भी मन में ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, जलन, ये भावनाएं बिल्कुल भी नहीं लानी है। किसी भी तरह से इन भावनाओं को अपने मन और मस्तिष्क में स्थान नहीं देना है, क्योंकि जिसके प्रति जलन की भावना या ईर्ष्या की भावना होगी उस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसे पड़ेगा? जिसके मन में भावना होगी, क्योंकि खून खौलता रहेगा, जलता रहेगा, दिमाग संतुलित नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा और सारे काम, बनते हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए अपने मन में कूल एंड काम रहो, एकदम शांति पूर्वक, है ना। दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। कहानी का विषय वस्तु का प्रतिपादन परिस्थिति के अनुसार हुआ है। कहानी का आरंभ नाच देखने से तथा अंत बैलगाड़ी के चल पड़ने से हो जाता है। अतः
कहानी का नाम लाल पान की बेगम देश, काल, पात्र एवं परिस्थिति के अनुसार सार्थक है। ठीक है, अब है प्रश्न सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग मतलब प्रसंग के सहित, मतलब प्रसंग सहित या प्रसंग के साथ। प्रसंग क्या होता है? जिस विषय में जो बात की जा रही है। अब जो भी पंक्तियां हैं उनमें हमें यह बताना होगा कि ये पंक्ति जो है किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है और किसके द्वारा रचित है। उसके बाद फिर हम बताएंगे कि इसमें क्या कहा गया है। 4 मन पाठ जुट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। अब ये लोगों की सोच है या वास्तविकता है? किसी के पास धन दौलत रुपया पैसे आ जाते हैं तो लोग कहते हैं लो देखो जरा, कुछ पैसे क्या आ गए हाथ में, अब तो जमीन पर पांव ही नहीं पड़ते। तो ये वास्तव में है या सिर्फ लोगों की सोच है? कभी कभी ऐसा होता है क्या, अचानक से धन की प्राप्ति हो जाए तो हमारे पांव जमीन पर नहीं ठहरते हैं? ये होता भी है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं कि बेटा ना तो इतने धीरे चलो कि दुनिया आगे निकल जाए और ना ही इतना तेज दौड़ो कि औंधे मुंह गिर जाओ। संतुलन बनाए रखो, आराम से सुख दुख, हंसी खुशी, धन संपत्ति, जैसा भी मौका आ जाए उस मौका या उस अवसर या उस समय हम अपने आप को नियंत्रित रख पाएं, तभी हमारा जीवन सार्थक रूप से चल सकता है। 4 मन पाठ जुट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। ये किसके लिए कहा गया है? बिरजू की मां अर्थात बिरजू के पिता को जो कुछ जमीन मिल गई थी, बैलगाड़ी खरीद लिए थे, बैल, उसने गाड़ी नहीं थी, यही है शायद। प्रस्तुत गद्यांश आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित निबंध लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से उद्धृत है। इसमें लेखक ने ग्रामीण महिलाओं के मनोभाव का स्वाभाविक चित्रण किया है। स्वाभाविक जो अक्सर होता है उनके स्वभाव में। बिरजू की मां दबंग स्वभाव की है, उसे नाच देखने की ललक है। बिरजू का पिता बैलगाड़ी लाने जाता है, उसे बैलगाड़ी लाने की विलंब हो जाती है, जिस कारण जो बिरजू की मां थी वो बहुत क्रोधित भी हो जाती है और भभक उठती है। उसे इस वर्ष जूट की खेती से अच्छी आमदनी होती है, इस आमदनी से बैल खरीद लेता है। बिरजू के पिता ने कहा कि इस बार बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखाने ले जाऊंगा। खुश हो गए, बच्चे खुश, बीबी खुश, और जो आस पड़ोस वाले थे वो जल भुन रहे, देखो बैल क्या खरीद लिए, दूसरे गांव नाच देखने ले जाएगा इसका पति इसको। तरह तरह की बातें होने लगी। पति की बात से उत्साहित, बहुत एक्साइटेड हो गई बिरजू की मां। उसने गांव में अपने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि हम पता है नाच देखने जाएंगे, मेरे पति ने तो बैल ले ली है। मतलब कहते ना कि पेट में बात नहीं पचती, तो ऐसा कर दिया। और अब जब किया तो उसका भुगतान क्या हुआ कि लोगों में तरह तरह की विचारधाराएं भी उत्पन्न हुई। पति की बात से उत्साहित उसने गांव में यह प्रचार कर दिया कि वह बैलगाड़ी पर बैठकर नाच देखने जाएगी, मेरे पति तो मुझे नाच दिखाने ले जाएंगे। तुम लोगों के पति ले गए कभी? कभी नहीं ले जाते। तरह तरह की बातें हो गई, परंतु उसका सारा उत्साह, अब जितनी वो एक्साइटेड थी वो उत्साह धीरे 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 पस्त होने लगा। क्यों? देखो, सारा उत्साह गाड़ी ना आने के कारण दम तोड़ने लगता है। बिरजू के पास, मतलब बिरजू के बाबा के पास बैल तो थे लेकिन गाड़ी नहीं थी। गाड़ी का प्रबंध करने वो दूसरे गांव गया था। मान लो कहा होगा कि मैं इतने संध्या होते ही लौट आऊंगा या इतने, ऐसे अब घड़ी वड़ी तो तब थी नहीं, धूप छाव देखकर समझ में आता था कि अब इतना दोपहरी हो गई है, सुबह हो गई है, शाम हो गई है। हाँ, बड़ा आश्चर्य लगता होगा आपको, ये सब कह के हो गया होगा। लेकिन प्रतीक्षा करते करते वो बड़ी क्रोध आ गया उसको। वह बेटा बिरजू तथा बेटी चंपिया पर अपना क्रोध उतारने लगती है। कहते हैं जब गुस्सा आता है बच्चे बेचारे धमाधम पिटते जाते हैं। कभी कभी आपने देखा है घर में कि सासू माँ बहू से कहती, तू बहू अपना गुस्सा बच्चों पर क्यों उतार रही है? ऐसा होता है। तो बिरजू की माँ ने भी अपने बच्चों पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। मखनी फुआ के पूछने पर कि क्या नाच देखने नहीं जाएगी, और जले पर नमक छिड़क रहे लोग, और बता तो घूम घूम करके हम तो जाएंगे। फुआ की यह बात उसे तीर की तरह चुभ गई, तीर की तरह लगा, और उससे जली कटी बातें करने लगी। क्यों नहीं जाएंगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? कुछ भी सुनाया होगा उसने, ठीक है। इसी संदर्भ में बुआ ने पनिहारिन कहा, 4 मन पाठ जुट का पैसा क्या हुआ, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। कथाकार ने ग्रामीण परिवेश का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है।
पनिहारे मतलब पानी मानी भरने भी जाते हैं, कहीं कुएं से जाते थे, कहीं दूर से, ऐसे घर में कोई सुविधाएं नहीं होती थी पहले, ठीक है। सारा कुछ मतलब अन्न भी चक्की में पीस कर खाना है, सब कुछ बाहर से करना है। और उसमें बिरजू की माँ फिर भी अच्छी थी, दिखने में सुंदर थी, स्वभाव में हंसमुख थी, और पति के पास पैसा भी था, 2 बैल भी थे। बैल होना भी कोई हंसी खेल की बात नहीं थी, सबके पास नहीं हुआ करते थे, तो उसने सब में ऐलान कर दिया। और जब पति नहीं आया तो सब लोग उसको ताने देने लगे। ये हुआ था उसका। अगला प्रश्न है, 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां भी देगी। इस कथन से चंपिया के प्रति माँ की किस मनोभावना की अभिव्यक्ति होती है? शकरकंद मीठी रोटी बनने वाली थी, क्योंकि सब लोग नाच देखने वाले थे, तो घर में उत्साह का माहौल हो गया था। माँ ने कहा, बिरजू की माँ ने, कि आज तो मीठी रोटी बनाऊंगी, सबको मजे से खिलाऊंगी, क्योंकि आज हम नाच देखने जाएंगे। बच्चे खुश। शकरकंद उबाले गए, छीलने का काम बच्चों के सुपुर्द। अब मटर छीलते समय आपने सुना है ना, सुना है क्या? मैं पूछ ही लेती हूँ कि मटर छीलते समय कोई एक भी दाना ना खाए, उसी को ईमानदार व्यक्ति कहते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मटर छीला हो और एक भी दाना हमने नहीं खाया हो? असंभव सा ही लगता है, क्योंकि एक ना एक दाना क्या, बहुत सारे दाने हम गुड़क कर जाते हैं। तो यही बताया है कि जब शकरकंद छीलने की बारी बच्चों की आई, तब क्या हुआ? क्या बिरजू की माँ ने कई बार चंपिया को बाल पकड़कर झंझोला? ये सब है। प्रस्तुत कथन के माध्यम से चंपिया की माँ का उसके प्रति हीन मनोभावना की अभिव्यक्ति होती है। वह जानती है कि वह लड़की है और लड़की को समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। देखो, यहां पर बिरजू को कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन चंपिया के लिए सारी पाबंदियां थी। चंपिया ये नहीं कर सकती थी, वो नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि वो लड़की थी, ठीक है, और लड़की को समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। उसके हर कार्य पर पैनी दृष्टि रखी जाती है। कहां जा रही है, किससे मिल रही है, किससे बोल रही है, किससे हंस हंस कर बात कर रही है। देखो, तुम्हारी लड़की हंस हंस कर बात कर रही है। तरह तरह की बातें कर दी जाती हैं, तथा हर गलती पर सजा भुगतनी होती है। छोटी छोटी बातों पर भी उसको सजा भुगतनी होती है। चंपिया भी इससे वंचित नहीं है। माँ के व्यवहार से बेटा बेटी का भी स्पष्ट दिखता है कि कौन लड़का है, कौन लड़की है। बिरजू से कुछ नहीं कहा होगा, चंपिया से कह दिया छील के रख, खा मत लेना। यदि बेचारी ने कुछ खाने की कोशिश की तो बाल पकड़कर झंझोड़ दिए, मार दिया। साथ ही चंपिया के साथ किए जा रहे व्यवहार से उसकी माँ की क्रोधी स्वभाव का भी पता चलता है कि हाँ, चल रहा है भाई, वो क्रोधित थी। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है। अरे भाई, वो तो बड़ी अच्छी थी, जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये स्वयं बिरजू की माँ की हैं। कौन सा सुख मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खटाकर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कुछ नहीं दिया, कभी जलेबी तक नहीं खिलाई लाकर। प्रस्तुत कथन से बिरजू की माँ और उसके पिता के संबंधों में कड़वाहट दिखाई देती है। कड़वाहट स्थायी है या अस्थायी? इसके कारणों पर विचार कीजिए। कि सबसे पहले तो ये जो पंक्ति है कि बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, क्या ये गांव की किसी औरत ने कहा था, या बिरजू की माँ स्वयं ये सोच रही थी कि मेरा तो, उसने ये सोचा, या किसी गांव की औरत ने उससे कहा था, वो और ज्यादा भड़क गई वो, या फिर उसका जो अपने पति के साथ जो थोड़ा बड़ा झगड़ा होता था वो स्थायी मीन्स परमानेंट है, या फिर कभी कभार? कहते हैं ना, अब अपनों से ही तो लड़ाई झगड़ा किया जाता है, बाहर वालों से थोड़ी लड़ने झगड़ने जाएंगे। देखिए, कहानी की हीरोइन नायिका बिरजू की मां दबंग, स्वाभिमानी, चतुर, परिश्रमी तथा निर्भीक महिला है। उसका पति सीधा साधा गरीब किसान है। वह सरल हृदय, स्नेहिल तथा प्रेमी पति है। ठीक है, उस स्वभाव में भी सीधा साधा है, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता है। जबकि उसकी पत्नी क्रोधी स्वभाव की है, लेकिन विवेकशील है। क्रोधी तो है लेकिन बुद्धिमान भी है। वह अच्छी तरह जानती है कि कब क्या करना चाहिए। इसी गुण के कारण सर्वे के समय पति को बार बार अपनी जमीन का पर्चा प्राप्त करने के लिए उत्साहित करती है, और उसके समझाने पर ही बिरजू के पिता को वो सर्वे के समय जमीन प्राप्त हुई थी। बाबू साहेब की धमकी से डरती नहीं है।
बल्कि पति की अन्य मानसिकता पर क्रुद्ध हो जाती है कि ये और कैसा, मतलब कुछ नहीं बोल पाते हैं, ये भी अपने आप को आगे कर देती है वो। तात्पर्य यह है कि कहानी की नायिका बिरजू की मां तथा उसके बाप का झगड़ा अस्थायी है, परमानेंट नहीं है। कभी कभी लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है। वो तो फिर वैसे भी कुछ नहीं कहते थे, उनके पिताजी सीधे साधे थे। झगड़ती थी, कुछ थोड़ा बहुत कह दिया और फिर चुप भी हो जाती थी। उन दोनों में झगड़ा लक्ष्य प्राप्ति के लिए होता है, जैसे नाच देखने जाने के अवसर पर बैलगाड़ी के आने में देरी होने पर आग बबूला हो जाती है, परंतु गाड़ी आते ही प्रसन्न भी हो जाती है। अतः पति और पत्नी के बीच का झगड़ा का कारण किसी उद्देश्य की पूर्ति है कि क्यों गुस्सा आया, किस बात पर झगड़ा हुआ, उसके पीछे उद्देश्य है। ठीक है, वह अपने उद्देश्य की पूर्ति ना होने तक उद्वेलित रहती है, उद्देश्य की पूर्ति होते ही स्नेहमयी भी हो जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि उनका जो झगड़ा था वो स्थायी नहीं था, कभी कभी हो जाता था, उसके पीछे कोई उद्देश्य होता था और जल्दी से शांत भी हो जाता था। अगला प्रश्न है, गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वहां एक प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। पाठ के आधार पर बताइए कि हाँ, आपस में झगड़े थे, जलते थे पड़ोसी, कुछ भी मतलब जलन होती थी कि देखो बैल क्या ले लिए, इसके तो जमीन पर पांव ही नहीं बढ़ते। उसके बाद भी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था, एक अच्छा सा माहौल था। उसके पीछे क्या कारण था? लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी ग्रामीण परिवेश की कहानी है। कहानी में गांव की गरीबी, क्रोध और ईर्ष्या का चित्रण हुआ है। बिरजू की मां नाच देखने जाने में विलंब होने से कुपित है, क्रोधित है। गांव की महिलाएं उससे ईर्ष्या करती हैं क्योंकि उसके पति ने सर्वे में कुछ जमीन हासिल कर ली और बैल भी खरीद लिए थे, किंतु वही ईर्ष्या तथा ताने मारने वाली औरतें नाच देखने के लिए उसकी गाड़ी पर बैठ कर जाती हैं। अब देखो, अब मतलब आ गया ना, तो सारे लग, अरे जीजी, अरे भाभी, तुम कहाँ, हम तो ऐसे ही कह रहे थे, वो तो उसने हमसे ऐसा कह दिया था इसलिए हमने तुमसे ऐसा कह दिया, तो तुम तो बहुत अच्छी हो। मतलब झगड़ा तो हुआ, ताने तो मारते थे, लेकिन अब बिरजू की माँ बैलगाड़ी में अपने बच्चों के साथ नाच देखने जा रही थी, तब बाकी की जो पड़ोसिन थे वो भी आ गई इस तरह से कि अब एक ही गाड़ी में बैठकर जाना था, किंतु वही ईर्ष्या तथा ताने मारने वाली औरतें नाच देखने के लिए उसकी गाड़ी में बैठकर जाती हैं। बिरजू का बाप मल दहिया टोली में मियाजी से मांग कर गाड़ी लाता है। मखनी फुआ बिरजू की मां का घर अगोरती है। इससे स्पष्ट होता है कि गरीबी, ईर्ष्या और क्रोध के बीच में भी गांव में प्राकृतिक प्रसन्नता निवास करती है। मतलब जल्दी जल्दी से काम में हेल्प कराने लगते हैं कि चलो आज अपन वहां जा रहे हैं, हाँ चलो मैं तुम्हारा ये काम कर दूं। मतलब उनके मन में यदि कुछ जलन आई है या ईर्ष्या की भावना भी आई और झगड़ा हो भी गया तो वो तुरंत चला भी जाता है, क्योंकि मन में मैल नहीं रहता। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचलता और बालमन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि बिरजू कैसा था और चंपिया कैसी थी। बिरजू एक गरीब किसान का बेटा है। वह 7 साल का है। उसमें बाल स्वभाव की चपलता है, चंचलता है। शकरकंद के बदले उसे मां का तमाचा खाना पड़ता है कि यह खींच के छील देना, चुपचाप मुंह में मत ले लेना, और पिट भी जाता है। वह अपनी गरीबी से पूर्व परिचित है। वह सहनशील है। वह शोक तथा बदमाश नहीं है, परंतु मां के कथनानुसार हथ छुट्टा है, क्योंकि वह बागड़ पर डंडा चलाता है। हथ छुट्टा मतलब जो भी हाथ में आता, कुछ कुछ बच्चों की आदत नहीं होती, कुछ भी हाथ में आया, कहीं यहाँ पत्थर मारना, किसी कहीं इसको तोड़ना, कहीं उसको तोड़ना। घर में कोई, जैसे आज की आप लोगों की बात करूं, हाँ ये मत सोचना नहीं मैम हमने ऐसा नहीं करते, पूछ लेना अपने मम्मी पापा से कि बचपन में आपने कौन कौन सी शरारतें की हैं जब और छोटे थे आप। कुछ भी रखा है तोड़ दिया और चुपचाप उसको वैसा का वैसा रख दिया, कोई देखेगा तब हम कह देंगे हमने नहीं तोड़ा था। इस तरह का ही वो बिरजू था। उसमें बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, जैसे नवान्न के पहले धान जुटा देता है, ठीक है, गुड़ के लिए हट करता है, उसके पैंट में बटन नहीं है इसलिए पटसन बांधकर काम चला लेता है। तो ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। साथ ही साथ बिरजू की बहन चंपिया 10 साल की है। बिरजू चंपिया से छोटा है, ठीक है। वह बड़ी ही खुश मिजाज, मस्त तथा बेपरवाह लड़की है। किसी तरह का डर नहीं, परवाह नहीं, अपना मस्त एकदम रहती है। छोटी उम्र की होने के बावजूद घर के कामों में हाथ बटाती है।
क्योंकि लड़की है ना भाई, पहले से ही मस्तिष्क में डाल दिया जाता है कि घर के काम काज करने हैं। उसमें बाल स्वभाव की चंचलता है। गाड़ी आते हैं वह चहकने लगती है, जैसे ही गाड़ी आती, वाओ आ गए हैं बाबा, आ गए गाड़ी, चलो चलो माई हम देखने चलते हैं। गुड़ खा जाती है तथा शकरकंद छीलते समय माँ से मार अवश्य खाती है, क्योंकि छीलते छीलते शकरकंद मुंह में डाल ही लेती है, लेकिन माँ से गाली सुनकर तथा मार खाकर भी रूठती नहीं है, ऐसा स्वभाव है उसका। अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखिए कि लाल पान की बेगम किस पर आधारित है, क्या आप बताएंगे? ग्रामीण जीवन पर आधारित है। स्त्रियों की या स्त्री मेन रूप से इसका जो केंद्र बिंदु है, मुख्य कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर वो स्त्री है। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित ग्रामीण जीवन की कहानी है। इसमें कहानीकार ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि गांव में लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। कहानी की नायिका बिरजू की मां है। इसके अतिरिक्त बिरजू के पिता, चंपिया, मखनी फुआ तथा गांव की कुछ स्त्रियां भी हैं। कहानी का ताना बाना ग्रामीण परिवेश के आधार पर बुना जाता है, जिसे कहानीकार ने बड़े ही सहज और स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी के पात्रों का परिचय दीजिए, कौन कौन थे? बिरजू की मां, बिरजू के पिता, बिरजू, चंपिया और कुछ गांव की महिलाएं। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम की नायिका बिरजू की मां है, जो मुंहजोर, क्रोधी तथा स्नेहशील है, मतलब जो आता है वो बोल देती है। प्रेम भी बहुत है उसके मन में, सुंदर भी है, कामकाज में भी बिल्कुल नंबर 1 है। बिरजू का बाप क्रोधी है, भीरू है, भीरू स्वभाव का है। भीरू मतलब समझते हो, डरपोक टाइप का, मतलब जो अपनी बात तक नहीं रख पाते हैं किसी के सामने, ऐसे व्यक्ति। कहानी की नायिका का बेटा बिरजू 7 साल का है, जो मां का आज्ञा पालक तथा हथछुट्टा है। बिरजू की बहन 10 साल की है, जो परिश्रमी, सहनशील तथा खुशमिजाज है। मखनी फुआ बूढ़ी एवं कमजोर है। जंगी की पतोहू निर्भीक है तथा रूपवती भी है। ये गांव की अन्य महिलाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेणु वातावरण और परिस्थिति का सम्मोहक और जीवंत चित्रण करने में निपुण है। तो इस दृष्टि से रेणु जी की विशेषताएं अपने शब्दों में बताइए कि वे किस तरह की शैली में अपनी रचनाएं करते थे, और साथ ही साथ उन्होंने जो भी, जैसे लाल पान की बेगम, अभी मैंने बताया ना कि जब भी हम सर्च करेंगे कि लाल पान की बेगम क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की यही रचना सामने आ जाती है। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। ग्रामीण परिवेश समझते हो ना, गांव के माहौल, गांव का वातावरण। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है कि वहाँ कैसा माहौल होता है, किस तरह से लोग तुरंत बिल्कुल गुस्सा भी हो जाते हैं तो खुश भी हो जाते हैं। रेणु जी ने ग्रामीण वातावरण एवं परिस्थिति का चित्रण करते हुए यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि गांव के लोग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेग, राग, विराग, आशा, निराशा के साथ बंधे भी होते हैं, और साथ ही साथ उन सभी बातों को भूलकर एकजुट भी हो जाते हैं। कहानीकार का कहना है कि गांव की गरीबी में भी मस्ती भरे जीवन का उल्लास समाया रहता है। वो गरीब हैं, उनके पास इतना धन दौलत, पैसा, गाड़ी, बड़े बड़े महल, ये सब नहीं है, उसके बाद भी वो प्रसन्नचित होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। गरीबी के सुख दुख से पूर्ण जीवन के बीच नाच देखकर मनोरंजन करना, बैलगाड़ी आते ही मन की सारी मलिनता तथा उदासी को त्याग कर नाच देखने के लिए चल देना, अर्थात सारी उमंग, आशा, निराशा, बेचैनी, नाराजगी, उलाहना नाच देखने में, नाच देखने बैलगाड़ी पर बैठने भर में है। नाच देखने के लिए बैलगाड़ी के चलते ही सबकी मानसिकता बदल जाती है। सब एक साथ बैठकर अपनी खुशी का इजहार गीत गाकर करती हैं, जिसको ग्राम गीत कहते हैं। बाद में सभी सो जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रेणु जी परिस्थिति के अनुसार पात्रों, मनोभावों के चित्रण में अपनी कहानी का कला की निपुणता का परिचय दिया है। सभी पात्रों के माध्यम से उन्होंने जो भी पात्र है इस कहानी में, उसको उस किरदार में बहुत अच्छे से ढाला है, और हर एक के लिए मुख्य बिंदु भी यहाँ पर दिए हैं कि किसका कैसा स्वभाव था, सबका वर्णन किया है। बिरजू की माँ तुनक मिजाज भी थी, सुंदर भी थी, सहनशील भी थी, बुद्धिमान भी थी। बिरजू का पिता थोड़ा सा भीरू प्रवृत्ति का है और सरल सहज है, चुपचाप रहने वाला है, स्नेही है, और वो अपनी पत्नी से और बच्चों से बहुत प्रेम करता है। बिरजू
छोटा बेटा है जो 7 साल का है, भलाई मतलब बिल्कुल उद्दंड लड़का है, लेकिन माँ की आज्ञा मानता है। दूसरा उसकी बहन है 10 साल की है, जो घरेलू काम भी कर लेती है, मात्र 10 साल की है, फिर भी यही है इस कहानी के पात्र। समझ आए सभी? प्रश्नों के उत्तर आपने देखे हैं, सुने हैं, और ध्यान से सुने हैं तो समझ में जरूर आए होंगे। इसी तरह से हर एक पाठ के प्रश्नों के अभ्यास हम करते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 8वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है, और इसके साथ ही सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको 100% फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी आपको वीडियो देखना है, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको वीडियोस प्राप्त होंगे। हिंदी में वीडियोस देखने के लिए आप टाइप करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, और क्लास 10th या क्लास 9th, जिस अभी आप 9th में 10th में भी जाएंगे, 11th 12th हर एक के वीडियोस आपको मिलेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं है, बस आप तो अच्छे से देखो, मस्त होकर, समझ कर, और अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।